हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम देख रहे थे अपनी फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर और बात करें यहाँ पर तो हमारी जो है यूनिट फर्स्ट चल रही थी। तो यूनिट फर्स्ट में हम जो है ऑलरेडी अपने 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले बात की थी पहले लेक्चर में कि आखिर हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट होता क्या है। ठीक है, फिर उसके हमने ऑब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य जाने थे, हम इसको क्यों पढ़ रहे थे, कैसे। देन हमने उसकी कुछ डेफिनेशन जानी थी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी भी हमारे जो लेक्चर वगैरह में वो यूज़ होने वाली है। देन हमने लेक्चर 2 में अपने देखे थे लीगल डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल टू द एक्ट एंड शेड्यूल टू द रूल, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और ये हमारा एक्चुअल में बेसिक है, तो ये हमारा आगे तक काम आने वाला है। तो अगर आप लोगों ने ये 2 वीडियोस नहीं देखी हो, आप जाके जो है देख सकते हैं। इनकी जो लिंक होगी वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। बाकी बात करें आगे के जो भी नोट्स वगैरह या और भी सब्जेक्ट के जो भी वीडियोस वगैरह हैं, उस सबकी जो यूजफुल लिंक्स हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। चलिए बात करते हैं। तो आज की वीडियो में हम अपने 2 मेन टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला हमारा रहेगा इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड दूसरा हमारा रहेगा मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग। और आज हमारी जो यूनिट फर्स्ट है वो एकदम कंप्लीट हो जाएगी। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी क्योंकि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अपने 2 मेन बड़े बड़े टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिनका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और देखा जाए तो ज्यूरिस्प्रूडेंस हमारा एक्चुअल में एक लेंथी सब्जेक्ट है और थोड़ा बहुत टफ आप लोगों को लगता है। इसके पीछे रीज़न क्या है, देखो एक तो ये हमारा लॉ सब्जेक्ट है, मतलब आप समझ रहे हो थोड़ा सा ऐसा है जिसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है, यानी कि सब्जेक्ट इतना ज़्यादा टफ नहीं है लेकिन इसकी जो लैंग्वेज यूज़ की गई है वो हमारी थोड़ी सी टफ है। बाकी कुछ ऐसे ऐसे वर्ड होंगे जो आप ज़िंदगी में पहली बार सुनोगे, तो इसलिए भी ये हमारी थोड़ी बहुत टफ लगती है। बाकी कुछ नहीं, आपका सारा कुछ जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं अपने हमारे ये दोनों टॉपिक हैं। तो देखो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि आखिर ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट था क्या, क्योंकि आपने बहुत पहले पढ़ा होगा रिवीजन। तो एक बात में सिंपल समझो, जैसे मान लो इंडिया के अंदर अगर कोई भी काम हम फार्मेसी से रिलेटेड करते हैं, यानी कि मान लो कोई दवाओं का काम शुरू करते हैं, दवाएं मंगाने का या दवा हम बेचने का या दवा बनाने का, तो उन सब के लिए हमको जो है इस वाले लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि अगर हम वन वर्ड में बोलें तो ये लॉ हमारा क्या है, ये लॉ हमारे फार्मेसी के जितने भी कानून काम वगैरह होते हैं उसको रेगुलेट करता है। यानी कि फार्मेसी के कानून वगैरह जो कुछ भी आते हैं वो हमारे इस लॉ के अंदर आते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको ये लॉ के बारे में और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पर हमारे 4 मेन काम होते हैं। यानी कि अगर हम बात करें प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, यानी कि इस एक्ट यानी कि इस लॉ के तहत हमारे 4 मेन काम होते हैं। पहला हमारा, अगर हमको कोई भी ड्रग मंगाना है बाहर से तो हमें इस वाले एक्ट को मतलब फॉलो करना पड़ेगा। तो पहला हमारा हो गया इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स, देन हमारा इसके अंदर आता है मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग, देन हमारा इसके अंदर आता है सेल ऑफ ड्रग, फिर आता है लेवलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ ड्रग। तो ये 4 चीज़ें आपको पता होंगी। अब इसमें से जो हमारे 2 मेन टॉपिक हैं इंपोर्ट एंड मैन्युफैक्चर वाले, ये हमारे आते हैं इसी यूनिट फर्स्ट के अंदर, जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे इंपोर्ट एंड मैन्युफैक्चर। अब हम बात करें यहाँ पर तो आगे के हमारे टॉपिक हैं सेल एंड लेवलिंग वाले। तो ये जो हमारी चीज़ें हैं सेल एंड लेवलिंग वाली, ये आपको दिख रहे होंगे, ये हमारी आती है यूनिट सेकंड के अंदर। बाकी यूनिट सेकंड का एक और टॉपिक है जिसको हम आगे यहाँ पे कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में हम बस इन दोनों टॉपिक को जो यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर इंपोर्ट ऑफ ड्रग। तो देखो पहले मैं आपको एक कन्फ्यूजन क्लियर कर दूँ, कभी कभी बहुत लोगों के मन में रहता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो अगर आप इस वर्ड से देखेंगे तो देखो इंपोर्ट वर्ड, तो इंपोर्ट में हमारा आता है इम और इम से हमारा बनता है इन, और इनका मतलब होता है मैं या फिर अंदर आना। तो कहीं बार अगर आपको वर्ड इंपोर्ट दिख जाता है तो इम से बनता है इन और इन से होता है अंदर, यानी कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कोई चीज़ मंगा रहे हैं यानी कि अंदर ला रहे हैं। और एक्सपोर्ट, तो एक्स से हमारा बनता है एक्स और एक्स फॉर होता है एग्जिट, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो ये वर्ड हमारा किसका बना है, कोई चीज़ को हम बाहर भेज रहे हैं। एग्जिट का मतलब क्या होता है, भाई बाहर जाओ, एग्जिट हो जाओ, यहाँ से बाहर जाओ और बाहर जाने का रास्ता। तो अगर कहीं पर वर्ड इंपोर्ट लिखा है इसका मतलब क्या है, हम कोई चीज़ अपने पास मंगा रहे हैं, तो वो हमारा वर्ड आता है इंपोर्ट। और एक्सपोर्ट, हम कोई चीज़ बाहर भेज रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंपोर्ट ऑफ ड्रग के बारे में। मतलब इसके अंदर हम ये देखते हैं कि अगर हमको कोई ड्रग बाहर से मंगाना है इंडिया के अंदर, तो उसको हम कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशन के साथ मंगा सकते हैं, कौन से ऐसे ड्रग है जिसको हम बिल्कुल भी मंगा नहीं सकते हैं। तो ये सब बातें हम जो है इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब ऐसा जरूरी क्यों होता है, तो देखो सिंपल सी हम बात जानते हैं कि कोई भी एकदम परफेक्ट नहीं होता है, लोगों को मतलब एक दूसरे की हेल्प करते हुए चलना चाहिए। अब यहाँ पर क्या होता है, आपने अभी जैसे कोरोना टाइम था तो आपको याद होगा बहुत सी दवा ऐसी थी जो इंडिया ने बाहर से मंगाई थी और बहुत सी दवा ऐसी थी जो इंडिया ने बाहर भेजी भी थी। यानी कि अमेरिका ने भी एक दवा के लिए कितना कुछ किया था, आपको याद होगा इंडिया के साथ। तो ये सब जो है चलता रहता है, यानी कि यहाँ पर एक दूसरे की मदद करके सारा चलता है। तो इसी चक्कर
भर में इंडिया को भी मतलब कुछ ना कुछ ड्रग जो है इंपोर्ट करने पड़ते हैं बाहर से। तो इन्हीं वर्ड को हम यहाँ पर पढ़ते हैं इंपोर्ट ऑफ ड्रग। और जितने भी हमारे जो ड्रग हैं जो हम इंडिया में मतलब इंपोर्ट करते हैं बाहर से, वो सब हमारे जो है इसी एक्ट यानी कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर ही आते हैं और इसके अंदर ही हम सारा कुछ जो है हिसाब से करते हैं। तो चलिए अब हम सिलेबस में देखते हैं कि आखिर हमें इसके अंदर पढ़ना क्या क्या एक्चुअल में। तो देखो पहला हमें यहाँ पर पढ़ना है क्लासेस ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंपोर्ट। यानी कि इसके अंदर हम सिंपल क्या देखेंगे, ऐसे ड्रग जिनको हम इंपोर्ट ही नहीं कर सकते, यानी कि चाहे कुछ भी कंडीशन हो जाए इन ड्रग को हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, नहीं मंगा सकते। तो अब कौन कौन से ऐसे ड्रग है इसको हम समझते हैं। पहला हमारा आता है एनी ड्रग और कॉस्मेटिक विच आर नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। यानी कि अगर हम कोई ऐसा ड्रग मंगा रहे हैं जो हमारा स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं है, यानी कि खराब है, चीप है या बेकार सा है, तो उसको हम यहाँ पर इंपोर्ट नहीं कर सकते। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। ऐसे समझो, लेट करो कि आपको अभी भाई सेल वगैरह बहुत चली, तो आपने एक मोबाइल पसंद किया आईफोन अमेजन से या कोई भी ऑफलाइन स्टोर से, और आप क्या करो, आप अपने पापा जी को दिखा रहे हो कि भाई हमको ये खरीदना है कैसे। तो भाई पापा लोग आपको पता है चेक करते हैं, एक एक चीज़ बारीकी से चेक करते हैं कोई भी लेने से पहले, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है। और हम लोग क्या करते हैं, बस ऊपर से देखा अच्छा लगा तो तुरंत ले लिया। तो इसी तरह हम मानते हैं कि यहाँ पर हमको एक एप्पल का फ़ोन लेना है। तो देखो सबसे पहले आप क्या देखोगे, वो एप्पल का फ़ोन हमारा है वो हमारा एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का होना चाहिए। ऐसा नहीं मतलब सबसे पहले आपके पापा जी आए, उन्होंने देखा भाई जो तू फ़ोन ले रहा है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का है नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आईफोन के चक्कर में कोई तो आईकॉन का फ़ोन ले लिया या कोई ऐसा फ़ोन ले लिया जो एकदम चीप क्वालिटी का हो। जैसे आज का नाम है एप्पल बहुत बढ़िया है, सैमसंग थोड़ा ठीक है मतलब उससे अच्छा है, बाकी ये सब मतलब सबकी ब्रांडेड बनी हुई है अपनी अपनी। तो सबसे पहले देखेंगे भाई कोई चाइना का तो नहीं ले रहा, अच्छा ले रहा है कि नहीं। तो इस तरह सारे फ़ोन वगैरह देखते हैं। तो यहाँ पर जब आप एक फ़ोन लेने के लिए उसकी क्वालिटी देख रहे हो, वो स्टैंडर्ड है कि नहीं ये देख रहे हो, तो यहाँ पर अगर कोई भी ड्रग हम इंपोर्ट करते हैं तो वो भी हमारा एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का होना चाहिए। अगर वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं है तो उस ड्रग को हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। सिंपल सा फंडा है। चलिए अब हम यहाँ बात करते हैं भाई, यहाँ भी जैसे आपके यहाँ पर पापा बैठे हैं देखने के लिए, तो यहाँ भी हमारी इंडियन गवर्नमेंट जिसके अंदर हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बैठा हुआ है और वो भी देखता है कि भाई जो बंदा इंपोर्ट कर रहा है ड्रग वो ठीक है कि नहीं है। तो इसी के तहत हम आगे भी समझेंगे। चलिए दूसरी हम कंडीशन क्या समझते हैं कि ऐसे ड्रग जो हम क्या है जो हमारे मिस ब्रांडेड हों, एडल्ट्रेटेड हो या हमारे स्प्यूरियस हो। तो ये चीज़ वैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ क्या कैसे होती है। देखो मिस ब्रांडेड का सिंपल फंडा यहाँ पर मैंने आपसे लिखा क्या है कि अगर मान लो कोई हमारा ड्रग है जिसमें कोई या तो उसके कलर में कोई खराबी है, कोटिंग खराबी हो रही है या पाउडर वगैरह या कोई डैमेज है अगर उसके अंदर, तो वो ड्रग हमारा मिस ब्रांडेड ड्रग कहलाता है। और या फिर उसका जो लेवल वगैरह है वो हमारा अच्छे से लिखा हुआ नहीं है, तो ऐसे ड्रग हमारे मिस ब्रांडेड होते हैं और ऐसे ड्रग को हम यहाँ पर जो है इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। फिर हमारा अगर कोई एडल्ट्रेटेड ड्रग है, तो ये आपको पता होगा एडल्ट्रेट क्या होता है, मिलावट कर देना किसी भी चीज़ में। मान लो कोई हमारा ड्रग है उसमें चीप क्वालिटी का कोई और प्रोडक्ट मिला दिया, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, एडल्ट्रेट ड्रग हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए समझो एप्पल है ये हमारा आईफोन, अब आईफोन में कैमरा डाल दो आप एमआई का, या कैमरा डाल दिया आपने किसी छोटी लावा वगैरह कंपनी का डाल दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका मोबाइल क्या हो जाएगा, एडल्ट्रेट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। प्रोसेसर स्नैपड्रैगन या कोई और छोटा मोटा डाल दिया मीडियाटेक वगैरह का, तो यहाँ पर चीज़ क्या होगी, ये खराब हो गई। तो सेम हमारा यहाँ फंडा होता है कि अगर हम कोई हमारा ड्रग एक्चुअल में है उसमें अगर हम कोई और चीज़ मिलावट कर दें चीप क्वालिटी की, तो हमारी एडल्ट्रेट हो जाएगी और ऐसे ड्रग को भी हम इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। अब बात करें यहाँ पर स्प्यूरियस ड्रग के बारे में, तो इसका भी सिंपल फंडा यही है यहाँ पर कि अगर मान लो कोई हमारा ड्रग है वो हमारा उसमें मतलब लेवल वगैरह गलत चिपक गया या उसमें चीज़ें हमारी जो दिखाई गई हैं वो वैसी नहीं है, यानी कि अगर फाइनल मिला के देखें तो तीनों के तीनों ही ड्रग हमारे एक तरह से बैड कंडीशन है किसी भी ड्रग के बारे में, तो हम खराब ड्रग को इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इन सब की जो डिटेल्स में जो भी इन्फॉर्मेशन थी या इसकी डेफिनेशन वगैरह थी उसको हम पहले से कवर कर चुके थे अपनी फर्स्ट वीडियो में, तो वो जाके आप जो है चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर हमारा कोई भी ड्रग वगैरह है उसको अगर मान लो लाइसेंस के बिना हम इंपोर्ट नहीं कर सकते और ऐसा ड्रग हम कोई मंगा रहे हैं जिसके लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, तो उस ड्रग को हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। कंफ्यूज मत हो, सिंपल था, आप ये फंडा समझो। मान लो आपको मोबाइल लेना, तो भाई आपको रुपए की ज़रूरत पड़ेगी और अगर आपके पास रुपए नहीं है तो आप उस मोबाइल को नहीं ले सकते। तो सेम फंडा है कि जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए हमारे को शेड्यूल सी और C1 वाले ऐसे ड्रग होते हैं जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होता है, उसको हम बिना लाइसेंस के नहीं मंगा सकते। तो अगर हम ऐसे ड्रग को इंपोर्ट कर रहे हैं और हमारे पास उसके लिए लाइसेंस भी नहीं है तो हम उस ड्रग को इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो सिंपल सा फंडा है, लाइसेंस वाले जो ड्रग होंगे उसको हम बिना लाइसेंस के इंपोर्ट नहीं कर सकते। फिर हम बात करते हैं कुछ हमारे पेटेंट
पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन होती हैं। अब ये क्या होते हैं, जैसे आपको याद होगा हमारा कोई मान लो किसी ने कोई दवा वगैरह बनाई और उसको अपने नाम पे रजिस्टर करा लिया, अब उस वाले नाम से कोई और कंपनी जो है अपनी दवा नहीं बना सकती। जैसे मान लो डोलो 650 mg है, तो डोलो नाम से जिस भी कंपनी ने ये अपना कराया है डोलो 650 mg, उस नाम से अब कोई और कंपनी अपनी भाई बुखार वगैरह की ये दवा नहीं बना सकती, तो वो एक पेटेंट है। तो ऐसी जो हमारी पेटेंट और प्रोप्राइटरी वाली जो मेडिसिन होती हैं उसकी जो भी डिटेल्स होगी, यानी कि जो एक्टिव इंग्रेडिएंट हो गया या उसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है, उसमें कितनी क्वांटिटी वगैरह जोड़ी है, तो जो भी ऐसी चीज़ें होगी उसकी डिस्प्ले यानी कि उसका एकदम लेवल पे सारा कुछ लिखा होना चाहिए। और अगर उसका ये सब लिखा हुआ नहीं है तो ऐसे ड्रग को हम इम्पोर्ट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए मानो आपको एप्पल का फ़ोन मंगाना है, अब इसकी डिटेल्स क्या है, कितना कैमरा है, कितना प्रोसेसर है, ये सब है। अब ये सब अगर नहीं लिखी हो प्रॉपर तो क्या आप फ़ोन मंगाओगे? आप नहीं मंगाओगे, क्योंकि आपको यहाँ दिख ही नहीं रही है नॉलेज। तो यहाँ पर क्या है, जब तक कोई भी हमारा पेटेंट या प्रोप्राइटरी मेडिसिन की प्रॉपर नॉलेज या प्रॉपर डिटेल्स ना हो आप उसको इम्पोर्ट नहीं करा सकते। फिर हम यहाँ बात करते हैं जैसे हमारे जो शेड्यूल जे के अंदर कुछ हमारी बीमारियाँ आती हैं। अब शेड्यूल जे के अंदर हमारी ऐसी बीमारी आती हैं जो हमारी अनट्रीटेड होती हैं, यानी कि कोई भी ड्रग हमारा क्लेम नहीं कर सकता कि हम इन बीमारी को ठीक करेंगे। तो अब मान लो कि अगर आप कोई ऐसा ड्रग मंगा रहे हो जो ये क्लेम करे, यानी कि वो ये बोले कि हाँ हम शेड्यूल जे वाली बीमारियों को भी ठीक करेंगे, तो ऐसे ड्रग को भी हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। इसके पीछे मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, एक कंपनी आई थी ब्यूटी मतलब सुंदरता बनाने वाली, कहते हैं ना गोरे कर देंगे गोरे वगैरह, तो उन्होंने दावा किया 7 दिन में एकदम गोरापन। तो यहाँ पर एक बंदे ने खरीदा और उसको इसका मतलब फ़ायदा नहीं हुआ, तो उसने केस कर दिया एक्चुअल में, और केस में वो जीता भी और कंपनी को लगभग 8 से 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ। तो यहाँ पर क्या हमको मिला, यानी कि ऐसे ड्रग जिनको मतलब जो ट्रीट नहीं हो सकते, अगर उसमें हम झूठा क्लेम करते हैं कि हाई हम उसको ट्रीट करेंगे, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और उस चक्कर में क्या होगा कि उसके लिए मतलब हम उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते। जैसे आपने एग्जांपल देखा होगा, और कंपनी वगैरह क्या कहती है 99.9% जंप्स मारेंगे, तो इसलिए 1% इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कोई भी केस कर सकता है अगर 100% लिख दिया तो, ठीक है। तो ये सब इसलिए होता है। तो ऐसे ड्रग को हम इंपोर्ट नहीं कर सकते जो ये दावा करें कि हम शेड्यूल जे के बीमारियों को ठीक करेंगे। फिर यहाँ बात करते हैं, जैसे मान लो कोई हमारी एक ऐसी दवा है जिसको जिस कंपनी ने जिस देश ने बनाया उस देश में वो क्या हो गया, बैन हो गया, तो ऐसे ड्रग को भी हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। नहीं समझे, एग्जाम्पल समझो, ये मान लो आईफोन है, अब ये अमेरिका ने बनाया और अमेरिका वाले अगर इस आईफोन को अपने देश में ही ना बेचें तो हम इस आईफोन को नहीं खरीदेंगे। क्यों? अब सिंपल मान लो कोई हमारी कंपनी है, मान लो चाइना है, और चाइना ने यहाँ पे क्या किया, एक ड्रग बनाया, और वो ड्रग अगर चाइना अपने देश में यूज़ नहीं कर रहा तो वो भाई हम उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा, तभी तो वो अपने देश में यूज़ नहीं कर रहे ना। तो ऐसे ड्रग को भी हम क्या कर सकते हैं, हम उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते, ऐसे ड्रग को जो जिस देश ने बनाया वो अपने देश में उसका यूज़ नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए बाकी बात करें तो अगर मान लो कोई हमारा ड्रग है उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट का यूज़ हुआ है जो या तो अनसेफ है या फिर हार्मफुल है, यानी कि या तो वो नुकसान पहुंचा देंगे, नुकसान पहुंचा सकते हैं किसी की जान माल का, या वो हमारे लिए सेफ नहीं है, तो ऐसे भी कंपाउंड या कॉस्मेटिक वगैरह को हम इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। फिर बात करें यहाँ पर तो जैसे कुछ कुछ हमारे ऐसे ड्रग होते हैं जो गवर्नमेंट हमारी बैन कर देती है। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए गवर्नमेंट अच्छा खासा अपना सब काम कर रही है, अब किसी वजह से या कोई भी या तो उसका मिसयूज़ हो रहा था, मान लो कोई हमारा एक ए नाम का ड्रग है, अब या तो उसका मिसयूज़ हो रहा है, या मान लो कोई हमारा ड्रग है या कोई कोकेन वगैरह है जिसका मिसयूज़ हो रहा था, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट इसको बैन कर देगी। तो अगर कोई ऐसा ड्रग है जिसको गवर्नमेंट ने अपने रूल्स के अकॉर्डिंग बैन वगैरह कर रखा है, रोक रखा है, तो ऐसे ड्रग को भी हम बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कोकेन हेरोइन वगैरह अगर कोई लेके आता है बाहर देश से, तो उसको भाई पुलिस तुरंत एयरपोर्ट वगैरह पे पकड़ लेती है और वहीं के वहीं उसको जेल में डाल देती है। तो ऐसे ड्रग को हम इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने ये जाना कि कुछ इस तरह के ड्रग जिसको हम किसी भी हालत में इंपोर्ट नहीं कर सकते, अगर वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का यानी कि स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं है, मिस ब्रांडेड है, एडल्ट्रेटेड है, स्प्यूरियस है, या उसके लाइसेंस के बिना मंगा रहे हैं हम, या कुछ ऐसे पेटेंट है जिसकी प्रॉपर डिटेल्स नहीं है, या फिर हम बात करें शेड्यूल जे को ठीक करने वाले ड्रग हैं, और या हम बात करें तो वो उसी देश में बैन है जिस देश से वो बने हैं, या हम बात करें वहाँ पर उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो अनसेफ है या हार्मफुल है, या हम बात करें तो ऐसे ड्रग जो हमारे गवर्नमेंट द्वारा बैन कर दिए गए हैं उसको हम, तो ऐसे ड्रग को हम इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर पहला टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इंपोर्ट अंडर लाइसेंस और परमिट। तो हमने ये तो देख लिया कि भाई हमें इन ड्रग को हम बिल्कुल भी मंगा नहीं सकते, लेकिन अब हमको देखना है कुछ ऐसे ड्रग को जिसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं लेकिन लाइसेंस की मदद से। तो अब हम देखेंगे इंपोर्ट अंडर लाइसेंस और परमिट, यानी कि ऐसे ड्रग जिनको हम लाइसेंस की मदद से मंगा सकते हैं। तो यहाँ बेसिकली ये हमारे 5 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किए गए हैं।
पहले हमारे आते हैं ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड C1 और डी, यानी कि इसके अंदर हम ऐसे ड्रग को मंगाने वाले हैं जो हमारे शेड्यूल सी और C1 के अंदर आते हैं। और अगर आपको याद हो तो ये हमारे कौन से थे, ये हमारे वो ड्रग थे जो हमारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट थे, और सी के अंदर हमारे आते हैं पेरेंटल वाले और C1 के अंदर हमारे आते हैं नॉन पेरेंटल वाले। और ये दोनों ही जो हमारी क्लास है शेड्यूल सी एंड C1 वाली, इन दोनों को हम स्पेशल प्रोविजन यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा ही जो है मंगा सकते हैं। फिर हमारे आते हैं यहाँ पर ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स। तो शेड्यूल एक्स के अंदर हमारे ऐसे ड्रग्स आते हैं जो मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पेशल प्रोडक्ट हैं, और उनको हम गवर्नमेंट के स्पेशल प्रोविज़न यानी कि गवर्नमेंट की देख रेख के अंदर ही हम उसको जो है इंपोर्ट कर सकते हैं, या कुछ भी काम करेंगे तो गवर्नमेंट की देख रेख में करेंगे, तो वो हमारे आते हैं शेड्यूल एक्स के अंदर। फिर हमारे यहाँ पर आते हैं ड्रग्स फॉर एग्जामिनेशन, टेस्ट और एनालिसिस। अब इस वर्ड से आप क्या समझते हो? तो देखो, आप लोगों ने कभी एग्जांपल बताता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा जैसे मोबाइल वगैरह अगर कभी आप देखते हो तो वहाँ पर क्या होता है कि लोग ऐसे मोबाइल को मतलब बाहर से मंगा लेते हैं जो हमारे इंडिया में लॉन्च भी नहीं हुआ होता। जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े लोग जो होते हैं जो अनबॉक्सिंग वगैरह करते हैं, वो क्या करते हैं, वो ऐसे मोबाइल को बाहर से मंगा लेते हैं जो इंडिया में अभी तक लॉन्च नहीं हुआ। तो वो कब मंगाया? वो उन्होंने सिर्फ उस मोबाइल को एग्जामिन करने के लिए मंगाया है, उसको टेस्ट करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए। तो इसी तरह कुछ हमारे ड्रग्स भी होते हैं जो मतलब बन रहे हैं, जैसे मान लो उस पर टेस्ट चल रहे हैं, काम चल रहे हैं, तो उन ड्रग को हम क्या करते हैं, सिर्फ उसको एग्जामिन करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए जो हम इंपोर्ट करते हैं वो हमारे आते हैं सी के अंदर, यानी कि ड्रग्स फॉर एग्जामिनेशन, टेस्ट और एनालिसिस। फिर हमारा डी क्या आता है, ड्रग्स फॉर पर्सनल यूज, यानी कि यहाँ पर कोई बंदा है वो अपने पर्सनल यूज के लिए उस ड्रग को इंपोर्ट कर रहा है। तो ऐसा आपने शायद मूवीज वगैरह में कभी देखा होगा, जैसे मान लो किसी को स्पेशल टाइप के इंजेक्शन लगते हैं जो विदेश में ही बनते हैं हर 2-4 महीने में, तो वो पर्सनल यूज के लिए होते हैं और वो हमारे बाहर से मंगाए जाते हैं, और उसके लिए भी कुछ हमारी अलग से कंडीशंस होती हैं। फिर हमारे यहाँ पर फॉर एनी न्यू ड्रग, यानी कि अगर हम कोई न्यू ड्रग मंगाना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो एक एक करके हम सभी के बारे में समझते हैं। तो पहला हमारा है ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड C1, यानी कि ऐसे ड्रग को अगर हमें इंपोर्ट करना है जो हमारे सी और C1 के अंदर आता है तो हमको क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कंडीशन समझो, पहले तो हमको भाई लाइसेंस तो चाहिए, ये तो आपको याद रखना कि लाइसेंस तो हमको लेना ही लेना है, और लाइसेंस के लिए हमको अप्लाई कहाँ से करना है, फॉर्म नंबर 9। अब ऐसे बहुत सारे फॉर्म भी हैं जो मैं आपको धीरे धीरे बताता जाऊँगा, बस आप समझते जाओ। तो पहला ये है कि लाइसेंसी वर्ड का मतलब है यहाँ पर जो व्यक्ति लाइसेंस ले रहा है अपने आप को काम करने के लिए, तो उसको हम यहाँ पर लाइसेंसी बोल रहे हैं। जैसे मान लो अगर आपको कंपनी ओपन करनी है और आपने लाइसेंस ले लिया इंपोर्ट करने के लिए, तो अब आपको कौन कौन सी कंडीशन फॉलो करनी है और आपको जो है लाइसेंसी बोला जाएगा यहाँ पर। तो पहली कंडीशन ये है कि मस्ट हैव एडिक्यूट फैसिलिटीज फॉर स्टोरेज। अब जैसे सिंपल समझो, आपने कोई ड्रग मंगाया तो भाई उस ड्रग के रखने के लिए आपके पास प्रॉपर जगह है कि नहीं है, तो वो हमारी कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए मानो आपने मान लो घर पे आपने डाइनिंग टेबल मंगा ली। अब मान लो किसी का केवल 1 BH के घर है, मान लो किसी का केवल, तो उसके घर में डाइनिंग टेबल की जगह ही नहीं है, तो भाई डाइनिंग टेबल मंगा के क्या करेगा, सिंपल सा बात है। तो इसी तरह की हमारे यहाँ पर होती है कि अगर हम कोई ड्रग मंगा रहे हैं तो उसके लिए सूटेबल कंडीशन है कि नहीं है। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए कोई हमारा ड्रग है जिसके बहुत ज़्यादा चांस है कि उसमें कोई बायोलॉजिकल चीज़ें मिल सकती हैं, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, एकदम स्टेरिलिटी वाली कंडीशन चाहिए, यानी कि असेप्टिक एरिया चाहिए। और उस असेप्टिक यानी कि साफ सुथरे एरिया के लिए हमारे पास है फैसिलिटी की नहीं है, तो वो चीज़ हमें यहाँ चेक करनी पड़ती है। फिर बात करें यहाँ पर, तो अगर हम कोई ड्रग मंगा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए। जैसे उसको हम सेल करें अगर किसी बंदे को, तो हमने किसको सेल किया उसके हमारे प्रॉपर डिटेल्स चाहिए, फिर उसका बंदे का नाम तक चाहिए। अब इसका मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे आपने देखा होगा पुलिस मूवीज वगैरह में अगर कोई केस हो जाता है, कोई सीन हो जाता है, तो पुलिस क्या जाती है, पुलिस भाई जाती है और तुरंत उस बंदे से डिटेल्स पूछती है कि भाई कौन खरीद के ले गया ये वाला ड्रग, आप तुरंत बताओ। तो बंदे क्या करते हैं, अपना रजिस्टर लेके तुरंत उसका नाम वगैरह बता देते हैं। अब ये जरूरी क्यों है, क्योंकि ये हमारे थोड़े सेंसिटिव केस हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसी दवाइयाँ हैं जिनकी मदद से किसी की जान वगैरह भी जा सकती है। तो ये सब मामला थोड़ा सा सेंसिटिव और सीरियस हो जाता है, तो एकदम प्रॉपर रिकॉर्ड रखना बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। ठीक है, चलिए फिर हम यहाँ बात करते हैं तीसरी, यहाँ पर बात करें कंडीशन, तो हमारी क्या रहेगी कि कोई भी अगर इंस्पेक्टर वगैरह आता है हमारे पास, क्या करने, जैसे मान लो चेकिंग के लिए अगर कोई ड्रग इंस्पेक्टर आता है या कुछ भी, तो हमको उसको तुरंत अलाउ करना पड़ेगा। अब जैसे मूवीज में आपने देखा होगा क्या होता है, इंस्पेक्शन एकदम क्या करते हैं, रेड पड़ती है, आपने सुना होगा ना भाई, CBI की रेड है, इनकम टैक्स वालों की रेड है, तो आप वहाँ पर उनको ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते, आप उनको रोक नहीं सकते, वो आपको सारा कुछ बंद करेंगे और पूरी रेड करने के बाद तब वापस चले जाएंगे। तो इसी तरह अगर कोई इंस्पेक्टर वगैरह आपके वहाँ पर, प्रीमिसेस का मतलब होता है आपका परिसर एरिया, यानी कि जहाँ पर आपका पूरा काम चला, मान लो आपकी कोई कंपनी है तो वो कंपनी आपकी यहाँ पर प्रीमिसेस कहलाएगी। तो उस कंपनी
कंपनी में आपने जो सामान वगैरह रखा, अगर वहाँ पर कभी कोई इंस्पेक्टर आता है तो आपको उसको अलाउ करना पड़ेगा, आप उसको रोक नहीं सकते। वो इंस्पेक्टर आएगा, सारी चीज़ों को चेक करेगा, आपके रिकॉर्ड चेक करेगा, आपका सैंपल चेक करेगा, और ये सब में आपको उसका साथ देना पड़ेगा। तो ये आपके लिए कंडीशन यहाँ फॉलो करनी पड़ेगी। फिर बात करते हैं यहाँ पर, तो आपको जो कोई भी मतलब आप जितने भी आपके बैच, जैसे मान लो दवा बनती है हमारी तो अलग अलग बैच के रूप में बनती है, हमारा बैच ए में, बैच 2 में जो भी हमारी दवा वगैरह बनती हैं, तो उसका जो भी सैंपल वगैरह होगा वो आपको लाइसेंस अथॉरिटी के पास जाके चेक कराना पड़ेगा, एनालाइज कराना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ हमारी ठीक है कि नहीं है। और जब तक आपने मान लो कोई आपने यहाँ पर दवा बनाई, ये आपके प्रोडक्शन की दवा बनी और इसमें से इतना सा हिस्सा गया, आपका टेस्ट हो रहा है, तो जब तक इस पर टेस्ट चल रहा है सैंपल पे, तब तक आप इसमें से किसी भी दवा को बेच नहीं सकते, सेल नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक टेस्ट एकदम परफॉर्म हो जाएगा, एकदम आ जाएगा डिक्लेरेशन कि हाँ ये एकदम क्या है, ठीक ठाक दवा है, हेल्पफुल है, तो आप जो है बाकी फिर इन दवा को क्या करेंगे, इंपोर्ट की हुई को सेल करेंगे। आपने मूवीज़ में देखा हो, कहते हैं ना भाई मेरा कंसाइनमेंट अटका हुआ है, ये अटका हुआ है, तो वो ऐसे गवर्नमेंट के द्वारा ही अटक जाता है। गवर्नमेंट क्या करती है, उसको आपको चेक करेगी प्रॉपर, और चेक करने में 2-4 दिन या हफ्ते भर का टाइम लग जाता है, और जब ये हो जाता है तब वो आपके इसको पास करेगी, और देन आप जो इसको बेच सकते हो या कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरह हमारा सारा काम होता है। बाकी ये मैंने आपको बता दिया कि इसके लिए आपको फॉर्म नंबर 9 में भरना पड़ेगा। फॉर्म नंबर 9 में क्या होता है कि इसके अंदर आपको लाइसेंस वगैरह मिलेगा, और इसके लिए जो भी कंडीशन होती है फॉर्म वगैरह वो आपको फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी अगर मान लो कोई भी आपका जो इंपोर्ट वाला लाइसेंस है वो आपका कैंसिल भी हो सकता है, अगर मान लो इसमें से कोई आपका सैंपल है वो आपका खराब जा रहा है, या आपने कोई चीज़ मंगाई, या आपने वहाँ पर रूल्स फॉलो नहीं किया, या यहाँ पर ऐसे ड्रग को आपने मंगाया जो ड्रग आपका क्या है, जो आपका ड्रग मतलब प्रोहिबिटेड था, यानी कि उसको हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो इस कंडीशन में आपके लाइसेंस जो है वो कैंसिल होने के भी चांस बढ़ जाते हैं। तो ये हमारे हो गए ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड C1। अब हम यहाँ बात करते हैं ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स, यानी कि अब शेड्यूल एक्स के अंदर अगर हमको कोई ड्रग मंगाना है तो हमको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहली बात यह है कि लाइसेंस तो हमारा नेसेसरी है भाई, सिंपल सी बात है। दूसरा, हमारे पास एडिक्वेट फैसिलिटी, यानी कि अगर हम कोई ड्रग मंगा रहे हैं तो उसके लिए हमें रखने की जगह चाहिए। देखो पहली वाली जो हमारी क्लास होती है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसके बाद तो हमारी बहुत सारी चीज़ें आपको सेम ही मिल जाएंगी, और आप क्या कर सकते हो, कुछ हमारी चीज़ें अलग होती हैं, उनको छोड़ के आप बाकी चीज़ों में सेम चीज़ें उतार सकते हो। ठीक है, एग्जाम टाइम पर भी। अब हम यहाँ समझते हैं, पहला आप समझ गए लाइसेंस जरूरी है, दूसरा हमको स्टोरेज के लिए प्रॉपर फैसिलिटी चाहिए, तीसरा यहाँ पर क्या है, जब कभी हम लाइसेंस वगैरह हमारा कैंसिल नहीं होना चाहिए, यानी कि सिंपल सी बात है, अगर मान लो आपका लाइसेंस है, अगर वो सस्पेंड हो चुका है आपका, या कभी कैंसिल भी हुआ है, तो उस कंडीशन में आप शेड्यूल एक्स के ड्रग को नहीं मंगा सकते, क्योंकि यहाँ पर ये हमारे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव केस वाले हो जाते हैं। शेड्यूल एक्स के ड्रग स्पेशल तरह की दवा, मान लो कोई ऐसी वैक्सीन कुछ मान लो जो हमारी विदेश से आ रही है हमारे लिए, या कोई सी पे खोजबीन चल रही है, या कोई कुछ भी मतलब बहुत ही सेंसिटिव केस वाले यहाँ पर ड्रग्स वगैरह आ जाते हैं। तो अगर मान लो कोई बंदा उसका कभी ड्रग सस्पेंड हुआ था या कैंसिल हुआ है, इसका मतलब उस पर एक ब्लैक मार्क लग चुका है, यानी कि उस बंदे की जहां पर क्या हो गया, कैरेक्टर पे थोड़े से सवाल उठ गए कि अगर उसका सस्पेंड हुआ इसका मतलब उसने कभी ना कभी झोल झाल किया होगा, तो इस कंडीशन में वो बंदा फिर शेड्यूल एक्स के ड्रग को इंपोर्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो भी हमारा जो शेड्यूल एक्स का काम करेगा वो बंदा क्या होना चाहिए, रेपुटेटेड होना चाहिए, उसका काम बिजनेस ये सारा क्या होना चाहिए, रेपुटेटेड होना चाहिए। और यही चक्कर आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, अपने कभी कभी करोड़ों का नुकसान कर देती हैं सिर्फ अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर आप इस फील्ड में रेपुटेड रहेंगे तो आपको सारे हक गवर्नमेंट देगी। ठीक है, चलिए अब हम तीसरी अपनी क्लास क्या समझते हैं, इंपोर्ट ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग फॉर एग्जामिनेशन, टेस्ट और एनालिसिस। अब जो मैं तीसरी यहाँ पर क्या है कि अगर हमको कोई ड्रग अपने पर्सनल यानी कि एग्जामिन करने के लिए या टेस्ट या एनालाइज करने के लिए मंगाना हो तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो सिंपल समझो कि मान लो आपने वो ड्रग मंगाया है एग्जामिन करने के लिए या टेस्ट करने के लिए एनालाइज, तो आपको उसके साथ वही काम करना है। ऐसा नहीं है कि मान लो आपने भाई मंगाया और आप उसको बेचने लग जाओ या यूज़ करने लग जाओ, तो ये एकदम इलीगल होगा और इसके लिए आपको सजा वगैरह भी मिल सकती है। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आपने वो ड्रग जिस पर्पज़ के लिए मंगाया है आपको वो उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। दूसरी बात, आपने जो ड्रग मंगाया तो उसका आपको प्रॉपर रिकॉर्ड भी दिखाना पड़ेगा कि आपने कितना ड्रग मंगाया, कितना आपने यूज़ किया, कहाँ पर यूज़ किया, कैसे यूज़ किया, किसी को दिया तो नहीं, और उसकी मैन्युफैक्चर आपने अगर उससे कोई चीज़ बनाई तो उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या बनाया, डेट टाइम क्या था, मतलब सारी चीज़ें आपको जो उसके बारे में रिकॉर्ड में मेंटेन करनी पड़ेगी। आप चाहो तो रजिस्टर अपना कर सकते हो या ऑनलाइन इसको फॉर्म कर सकते हो। फिर हमारा इसमें थर्ड क्या है कि हमको ये जो काम करना पड़ेगा, ये वाला जो एग्जामिन टेस्ट के लिए, इसको हमको फॉर्म नंबर 11 से क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन, यानी कि हम फॉर्म 11 भरेंगे इसके लिए और वो हमारा पास होगा, हमको लाइसेंस मिलेगा, देन हम जो है ये वाला काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर हमारा आता है इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स फॉर पर्सनल यूज। अगर हमको पर्सनल यूज के लिए कोई ड्रग मंगाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा। तो पहली बात यह है बोनाफाइड पर्सनल यूज, यानी कि बोनाफाइड का मतलब होता है एकदम मतलब
ऑफिशियल होना चाहिए बंदा। ऐसा नहीं है मतलब कोई भी, ऐसे नहीं कि भाई हम भी अपना एकदम मंगाने लगे, क्या हमारे पास प्रॉपर रीजन होने चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए कि आखिर हम उसको मंगा क्यों रहे हैं। जैसे मान लो कोई बंदा हमारा बीमार है और उसकी दवा बाहर से ही आएगी, तो हमको प्रॉपर अपने सारे कागज लगाने पड़ेंगे, अपनी रिपोर्ट लगानी पड़ेगी, ब्लड रिपोर्ट, जो जो हमारी बीमारी है, हमारी बीमारी उसकी रिपोर्ट और डॉक्टर के किए हुए साइन कि भाई इसकी दवा बाहर से आएगी। तो इस तरह की जो भी हमारे पर्सनल यूज के जो भी रीजन होंगे वो सब हमको यहाँ बताने पड़ेंगे, रीजनेबल देना पड़ेगा। और एक हमारा प्रिस्क्रिप्शन जो मैंने अभी बताया डॉक्टर वाला वो होना चाहिए, इसको हम बोलेंगे RMP यानी कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो ये सारी चीज़ें हमको देनी पड़ेगी, तब जाके हम किसी चीज़ को पर्सनल यूज़ के लिए हम कोई ड्रग बाहर से मंगा सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर अगर कोई मान लो कस्टम अधिकारी है और वो आपके ड्रग, जब आपको पता होगा विदेश से हमारा कोई चीज़ आती है तो वहाँ पर कस्टम वालों की ड्यूटी होती है, वो एक एक चीज़ को चेक करते हैं, तब आपके कंसाइनमेंट को छोड़ते हैं। तो कस्टम वाले अगर आपसे पूछें कि भाई इसके अंदर क्या है कैसे, तो आपको सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है आप मना कर दो मैं नहीं बता रहा पर्सनल यूज़ है, तो वो वहाँ पर जब्त कर लेगा वो चीज़ और फिर आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो आपको प्रॉपर डिक्लेरेशन उसको देना पड़ेगा, ये चीज़ ऐसी है, ये मेरे कागज़ हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट है। तो ये सब चीज़ें हमारे आएंगी, पर्सनल यूज़ के लिए आएंगी यहाँ पर। और पर्सनल यूज़ के लिए अगर आप मंगाते हो तो आपको लिमिट के अंदर मंगानी, यानी कि 100 से ज़्यादा हम कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए फॉर्म वगैरह हमको फिल करना है नंबर 12A और 12B। तो ये सब बातें थी अगर हमको कोई भी ड्रग है जो पर्सनल यूज़ के लिए मंगाना है तो। और अगर हमको कोई न्यू ड्रग मंगाना है तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमको लाइसेंस क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट होना चाहिए। और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि जो भी हम ड्रग वगैरह मंगा रहे हैं वो हमारे स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, प्योरिटी और स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ हमारी चेक होनी चाहिए। और हमारे जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो हमारे एकदम प्रॉपर तैयार होनी चाहिए। यानी कि सिंपल सी बात है, आपके अगर कागजी काम एकदम कंप्लीट है तो आप इन चीज़ों को मंगा सकते हो। और दूसरी चीज़, जो चीज़ आप मंगा रहे हो वो आपकी क्या होनी चाहिए, सेफ। यानी कि सिंपल बात करें, अब यहाँ देसी सबका समझो क्या निचोड़ निकलता है कि अगर आप कोई चीज़ मंगा रहे हो तो पहली बात वो हमारी सेफ होनी चाहिए और आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। और उसका आप मंगा रहे हो तो उसके लिए प्रॉपर आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, नुकसानदायक ना हो, और उसका रीज़न क्या है, आखिर क्यों मंगाने चाह रहे हो। तो अगर ये सारी बातें होंगी तो आप किसी भी ड्रग को जो है इंपोर्ट कर सकते हो, अदरवाइज आपको जो है प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये सब आपने समझा कि हम लाइसेंस के दम पे कौन कौन से ड्रग मंगा सकते हैं। अब हम समझते हैं कोई ड्रग एजम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन रेगुलेटिंग इंपोर्ट ऑफ ड्रग, यानी कि यहाँ पर हम ऐसे ड्रग के बारे में समझेंगे जिसको हम बिना लाइसेंस के मंगा रहे थे। आपको याद होगा ना, ड्रग एजम्प्टेड यानी कि इनको हम बिना लाइसेंस के मंगा सकते थे। तो वो हमारे कौन कौन से ड्रग है, तो देखो पहला है कि हम ऐसे सब्सटेंस को मंगा सकते हैं जो हमारे मेडिकल यूज के लिए ना हो, यानी कि उस ड्रग पे ये नहीं लिखना होना चाहिए कि ये हमारा मेडिसिनल यूज के लिए है। अब जैसे मान लो क्रीम वगैरह है, तो अगर आप गोरा करने वाली क्रीम मंगा रहे हो तो आपकी चलेगी, लेकिन अगर आप कोई ऐसे यूज के लिए, मान लो आप कोई दर्द वाली दवा या वैसी मंगा रहे हैं, तो वो आप यहाँ पर इंपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारी क्या हो जाएगी, वो मेडिकल यूज के लिए हो जाएगी। और ये हमारी क्या है, सिर्फ कॉस्मेटिक की तरह है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या है, मेडिकल यूज के लिए जो हमारे सब्सटेंस नहीं है उनको हम यहाँ पर बिना किसी लाइसेंस वगैरह के इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर बात करें, यहाँ पर तो कोई भी हमारा सब्सटेंस है जो हमारा आर्टिकल ऑफ फूड है या ड्रग है, और उसका क्या है, ये भी शर्त है कि वो हमारा एजम्प्टेड होना चाहिए ऑल प्रोविजन से। यानी कि मान लो कोई हमारा ड्रग है और अगर वो ड्रग हमारा C और C1 के अंदर है तो हम उसको ऐसे इंपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि C और C1 के लिए हमको क्या चाहिए, स्पेशल प्रोविजन चाहिए। तो यहाँ पर ये भी लिखा है कि एजम्प्टेड फ्रॉम ऑल प्रोविजन, यानी कि हमको इसके लिए कोई भी प्रोविजन या प्रावधान नहीं करना पड़े, ऐसे ड्रग को हम कैसे मंगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इसके अंदर आएंगे। जैसे एग्जाम्पल समझो, कोई पाउडर मिल्क है उसको हम मंगा सकते हैं, फेरेक्स है, ओट्स हैं, लैक्टोज हैं, जो हमारे पेरेंटल यूज के लिए नहीं है, तो इन चीज़ों को हम यहाँ पर मंगा सकते हैं। फिर जैसे हमारा सिन्नामोन, पेपर, गिंजर, अदरक वगैरह हो गए, तो इन चीज़ों को भी हम जो है यहाँ पर मंगा सकते हैं। तो यही हमारे कुछ गिने चुने चीज़ें होती हैं जिसको हम जो है बिना लाइसेंस वगैरह के इंपोर्ट कर सकते हैं, वरना सबके लिए तो आपको पता है लाइसेंस वगैरह की अनिवार्यता होती है। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा हमारा इंपोर्ट वाला पूरा सीन। अब यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्म वगैरह के नाम भी लिख दिए थे जिससे आपको मतलब प्रॉब्लम ना हो। जैसे हमारा फॉर्म 8 है, तो अगर हमें कोई शेड्यूल A और C और C1 के लिए अगर कोई एप्लीकेशन हमें डालनी है तो हमें फॉर्म 8 करना पड़ेगा, और अगर हमें कोई शेड्यूल X के लिए एप्लीकेशन डालनी तो हमें फॉर्म 8A फिल करना पड़ेगा। फिर बात करें यहाँ पर, तो अगर हमें इंपोर्ट के लिए लाइसेंस चाहिए तो इसके लिए फॉर्म 9 होगा, और अगर हमें यहाँ पर क्या है, एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म करनी है 9A, और लाइसेंस मिलेगा हमको फॉर्म 10 की वजह से। फिर बात करें 10A हमारा X के लिए है, 10 हमारा C और C1 के लिए है। फिर बात करें तो फॉर्म नंबर 41 हमारा किसके लिए, हमको जब रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि हाँ हम इंपोर्ट कर सकते हैं किसी भी दवा को, तो वो हमें फॉर्म 41 के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो ये सब बातें थी यहाँ पर। बाकी बात करें तो जो भी हमारे लाइसेंस या सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं वो हमारे 3 साल के लिए वैलिड होते हैं, उसके बाद हमको रिन्यूअल कराना पड़ेगा, और रिन्यू करने के लिए हमको सेम फॉर्म फिर से भरने पड़ेंगे, यानी कि जिससे हमारा पहली बार बनेगा उसी से हमारा रिन्यू भी दोबारा हो जाता है। अब हम समझते हैं कुछ ऑफेंस एंड पेनल्टी रिलेटेड टू इंपोर्ट ऑफ ड्रग, यानी कि हमने अगर मान लो
जो हमने इन बातों का ध्यान नहीं रखा तो हम पे क्या क्या पेनल्टी लग सकती है। तो उससे पहली बात है कि अगर कोई ड्रग आपने ऐसा मंगाया जो एडल्ट्रेट है, स्प्यूरियस है या कॉस्मेटिक अनसेफ है, यानी कि वो अनसेफ वगैरह हमारे लिए, तो ऐसे ड्रग में पेनल्टी हमारी रहेगी 5,000 तक और जेल हमें रहेगी लगभग 3 साल के लिए। अगर आप पे जो पहली बार, यानी कि अगर पहली बार आप पर ये गलती होती है, तो अगर ये गलती आप पे दूसरी बार होती है तो इस बार आप पे जो फाइन 10,000 तक लग सकता है और जेल लगभग 5 साल तक लग सकती है। तो फाइन तो देखो भाई, फाइन तो आप कर दोगे 1-2 महीने में कमा के, लेकिन ये जेल है ना, ये मैन है, तो इसलिए भाई संभल के चलना। फिर हमारा दूसरा आता है इम्पोर्ट ऑफ एनी ड्रग और कॉस्मेटिक अदर देन रेफर्ड अबव द इम्पोर्ट ऑफ विच इज प्रोहिबिटेड। अब देखो ये हमारे हो गए, ये तो हमारे अलग हो गए, लेकिन इन तीनों के अलावा, यानी कि वो एडल्ट्रेट नहीं है, स्प्यूरियस नहीं है और कॉस्मेटिक नहीं है, इसके अलावा अगर हम कोई ऐसा ड्रग मंगाते हैं जो हमारा प्रोहिबिटेड है, ये तो हमारे ऑलवेज प्रोहिबिटेड है, लेकिन हमने मान लो कोई ऐसा ड्रग है जो हमारा प्रोहिबिटेड, यानी कि उसको हमने रोक ताक लगा रखी है गवर्नमेंट ने, अगर हम ऐसा कोई ड्रग मंगाते हैं तो उसके लिए भी हमको सजा है। कैसी? अगर हम पहली बार करते हैं तो भाई 500 रुपये तक का जुर्माना और 6 महीने की सजा, और अगर हम उसको दूसरी बार गलती करते हैं तो 1,000 तक का जुर्माना और 1 साल तक की सजा। फिर तीसरे हमारे ऐसे हैं जो हमारे यहाँ पर कॉन्ट्रावेंशन, यानी कि अगर हम किसी भी प्रोविजन का उल्लंघन करते हैं, जैसे हमने देखा C और C1 को हम बिना उसके नहीं मंगा सकते हैं, कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। तो अगर हम कोई भी रूल जो हमारे इतने सारे थे, अगर हम इसमें से किसी का भी उल्लंघन करते हैं, किसी को हम तोड़ते हैं, तो हमको 5 साल तक की सजा और 3 साल तक की जेल पहली बार में, और दूसरी बार में 10,000 तक का जुर्माना और 5 साल तक की जेल दूसरी बार में। तो ये हमारे थे ऑफेंस और ये हमारी थी इसकी पेनल्टी। तो आई होप आप लोग को ये इंपोर्ट वाला पूरा का पूरा सीन समझ आ गया होगा। तो अब हम समझते हैं अपना दूसरा, हमारा आज का टॉपिक क्या रहेगा, मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग। अब देखो इसको हम थोड़ा जल्दी कवर करने वाले हैं, क्यों? क्योंकि बहुत सी चीज़ें थी जो हम इंपोर्ट वाले में पढ़ चुके थे, तो वही चीज़ें हमारी इसमें भी काम आने वाली हैं। तो अगर आप डायरेक्ट यहाँ आए हैं तो ट्राई करें कि पहले आप इंपोर्ट वाला पूरा सीन देख लें। तो यहाँ पर आपको मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग में पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन क्या होती है। तो हम पहले ही जान चुके हैं कि कोई भी हमारा ड्रग या कॉस्मेटिक है जिसको हम बना रहे हैं, उसमें कुछ चेंज कर रहे हैं, उसको हम चमका रहे हैं, उसकी हम फिनिशिंग अच्छी दे रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं, लेबलिंग कर रहे हैं, उसको तोड़ मरोड़ के नई चीज़ बना रहे हैं, उसको ट्रीट कर रहे हैं, एडप्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आती है। बाकायदा हम क्या करें, उसकी कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग ना करें, क्योंकि ये चीज़ हमारी, जैसे मान लो आप किसी को कंपाउंड कर रहे हो तो वो एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम हो गया, तो वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आएगा। बाकी ये सारे के सारे काम हमारे क्या होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आ जाते हैं। तो ये हमारी डेफिनेशन थी लीगल वाली। अब हम यहाँ पर समझते हैं प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ सर्टेन ड्रग्स। मतलब जो हमने पहला टॉपिक इंपोर्ट में पढ़ा था वही हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि इसमें ऐसे हमारे ड्रग्स आएंगे जिसको हम किसी भी हाल में मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, ना ही सेल कर सकते, चाहे हमको कोई भी कुछ भी मिल जाए। ठीक है, चलिए। तो इसके अंदर हमारी क्या चीज़ आती है कि कोई भी अगर ड्रग हमारा क्या है, सब स्टैंडर्ड है, यानी कि उसकी स्टैंडर्ड क्वालिटी ठीक नहीं है, वो मिस ब्रांडेड है, एडल्ट्रेटेड है या स्प्यूरियस है, तो ऐसे ड्रग को हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था इन सब का मतलब। फिर आता है कोई हमारा पेटेंट या प्रॉपर्टी मेडिसिन है, अगर उसमें क्या है प्रॉपर उसकी डिटेल्स नहीं लिखी है, कितने इंग्रेडिएंट कैसे यूज़ किया, तो उसको भी हम यहाँ पर मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं। फिर मान लो कोई हमारा ऐसा ड्रग है जो हमारा ये दावा करता है कि हम शेड्यूल जे के जो भी ड्रग हो उसको हम ठीक करेंगे, तो ऐसे ड्रग को भी हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते उस मैन्युफैक्चर ड्रग के द्वारा। फिर बात करें यहाँ पर कि कोई हम मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हैं या सेल करना चाह रहे हैं कोई भी ड्रग को, इस ड्रग के अंदर क्या है, अगर कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट है तो इस ड्रग को भी हम यहाँ पर मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ पर बात करें तो मान लो गवर्नमेंट है या हमने मान लो कोई भी रूल का अगर हम उल्लंघन कर रहे हैं, हमने कोई इंपोर्ट किया मान लो कोई ड्रग, और उस इंपोर्ट के दौरान अगर हमसे कोई रूल टूट गया, किसी रूल का हमको फॉलो नहीं कर पाए हम, तो ऐसे ड्रग के साथ हम बाद में मैन्युफैक्चरिंग या उसके साथ कोई आगे चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं। तो ये सब बातें आपको पहले से बता थी, बस आपको यहाँ मैन्युफैक्चरिंग के रूप में उस चीज़ों को यहाँ लिखना था, बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ बात करते हैं कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस एंड कंडीशन ऑफ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग। तो हमने ये तो समझ लिया कि भाई किन किन ड्रग को हम नहीं मंगा सकते हैं, अब हम समझेंगे किन किन ड्रग को हम यहाँ मंगा सकते हैं और कैसे मतलब बना सकते हैं। सॉरी, मैन्युफैक्चर है यहाँ बनाने वाला सीन है। तो देखो हमको बनाने के लिए जो भी हमारी कंडीशन होगी लाइसेंस वगैरह की, वो हमको सारी फुलफिल करनी पड़ेगी। और कंडीशन हमारी यहाँ बेसिकली 2 तरह से होती हैं। पहली हमारी आती है कंडीशन प्रीसिडेंट। प्रीसिडेंट का मतलब प्री वर्ड आ रहा है, यानी कि पहले, यानी कि आपको लाइसेंस मिला है उससे पहले हमको क्या पढ़ना है। फिर हमारी आती है कंडीशन सब्सिक्वेंट, यानी कि यहाँ पर हम लाइसेंस मिल गया उसके बाद हमको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें सिंपल अगर देखा जाए तो देखो सिंपल सी बात है, अगर मान लो कोई हमको लाइसेंस मिलने वाला तो उससे पहले हम क्या करेंगे, हम भाई एप्लीकेशन का फॉर्म भरेंगे, और एप्लीकेशन भरने के बाद हम उसमें सारी चीज़ें चेक होंगी हमारी, और उसके बाद हमको लाइसेंस मिल जाएगा। फिर लाइसेंस मिलने के बाद भी हमको उन बातों का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है लाइसेंस मिल गया फिर हम सारी चीज़ें भूल जाएंगे। चलिए समझते हैं किन किन बातों का हमको कैसे
ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत से टाइप्स हैं जिनके लिए हमको मतलब लाइसेंस वगैरह बनाना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो बेसिकली यहाँ हमने 7 तरीके लिए हैं। पहला हमारा है लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग। अगर हमको शेड्यूल सी और C1 के अगर हमको ड्रग्स बनाने हैं तो उसके लिए हमको लाइसेंस लगेगा। देन हमें आते हैं लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग। अगर हमको शेड्यूल एक्स के ड्रग बनाने हैं तो उसके लिए हमको अलग लाइसेंस लगेगा। फिर हमको अगर ऐसे ड्रग बनाने हैं जो हम शेड्यूल सी, C1 और X के अंदर नहीं आते, इनके अलावा अगर कोई ड्रग है तो उसके लिए अलग लाइसेंस लगेगा। देन हमारे यहाँ पर आते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स फॉर टेस्ट, एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस। अगर हम कोई ड्रग है जिसको हमने टेस्ट या एग्जामिन या एनालाइज करने के लिए अगर हम उस ड्रग को बनाने वाले हैं तो उसके लिए यहाँ पर अलग कंडीशन होगी, ठीक है। फिर हमारी मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग, अगर हमको कोई न्यू ड्रग बनाना है तो उसके लिए अलग कंडीशन है। फिर लोड लाइसेंस के लिए अलग कंडीशन है और रीपैकिंग के लिए अलग कंडीशन है। तो यही हमारे यहाँ पर होगा। नेट सिलेबस आपको दिख रहा होगा, प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ सर्टेन ड्रग। तो ये चीज़ हम पहले से देख चुके हैं। फिर यहाँ पर क्या आती है हमारी ग्रांट ऑफ लाइसेंस, हमको कौन कौन सी कंडीशन चाहिए वो चीज़ पढ़ेंगे। फिर है मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग फॉर टेस्ट के लिए, एग्जामिनेशन के लिए और एनालिसिस के लिए हमको कौन कौन सी कंडीशन यहाँ फॉलो करनी है। देन हमको अगर कोई नई ड्रग बनाना है तो उसके लिए क्या कंडीशन। फिर हमको अगर लोड लाइसेंस चाहिए या रीपैकिंग, तो ये लोड लाइसेंस, रीपैकिंग, ये सब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। बस आप वीडियो को अच्छे से देखते जाइए। तो पहला हमारे यहाँ पर है लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ शेड्यूल सी एंड C1। तो आपको याद होगा शेड्यूल सी एंड C1 हमारे क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग हैं जो हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट के प्रोविजन के साथ ही जो है बना सकते हैं या कोई भी इनका काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनको मतलब बनाने के लिए जो हमें लाइसेंस चाहिए उसके लिए हमको कौन कौन सी कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो हमारी चीज़ है ये हमारी जनरल कंडीशन है। वो हमको किसी भी ड्रग को अगर हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसके लिए हमको इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। बाकी फिर हमको हर एक चीज़ के लिए स्पेशल, चलो मैं आपको आगे समझाता जाऊँगा कैसे। अभी आप समझो कंडीशन क्या है। तो देखो, अगर हमको कोई भी, जैसे हमारा ये जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शेड्यूल C1 है, इसके लिए हमको फॉर्म नंबर 27 पहले फिल करना पड़ेगा। और जब हम इसको फिल करेंगे, जब हमारी एप्लीकेशन ग्रांट हो जाएगी, देन हमको क्या बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस मिल जाएगा। हमको लाइसेंस मिल गया, अब हमको क्या करना है। तो देखो, लाइसेंसी प्रीमिसेस मस्ट कंफर्म टू रिक्वायरमेंट ऑफ GMP। अब आपको याद होगा तो हमने जब शेड्यूल M पढ़ा था उसमें हमने क्या देखा था, GMP यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। यानी कि अगर हमको कोई ड्रग बनाना है तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, GMP। यानी कि हमारे पास अच्छे खासे साधन होने चाहिए, अच्छी खासी मशीन होनी चाहिए, अच्छी खासी जगह होनी चाहिए जहां पर हम क्या कर सकते हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तब हम जो है किसी भी ड्रग को बना सकते हैं। दूसरी हमारी है, जब हम मतलब जो लाइसेंसी है उसके पास क्या होना चाहिए, लाइसेंसी मतलब हम लोग जो ड्रग वगैरह को बनाने वाले हैं तो उनके लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर टेस्ट लैब एकदम होने चाहिए। टेस्ट लैब मतलब जैसे समझो, अगर कोई ड्रग हम बना रहे हैं तो हमको भाई चेक करना पड़ेगा कि वो उसकी क्वालिटी ठीक है कि नहीं है। क्योंकि ड्रग वाला सीन हमेशा क्या, मैं बोलता हूँ, हमेशा थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है क्योंकि इससे किसी की जान जाने के भी खतरे बढ़ जाते हैं। तो हमारे पास प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए कि हम किसी भी ड्रग की टेस्टिंग कर सकें, उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, उसकी क्वालिटी क्या है, इन चीज़ों को चेक करने के लिए हमारे पास प्रॉपर अरेंजमेंट होने चाहिए। उसके पास हमारे पास क्वालिटी वाला स्टाफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे ही स्टाफ भर लिया, हमारे पास एकदम प्रॉपर स्टाफ होना चाहिए। जैसे हमारे पास अगर कोई मतलब बी फार्मेसी उसने की हो और कम से कम उसके पास 18 महीने का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर यहाँ पर अगर किसी ने मान लो मेडिसिन में स्पेशल ग्रेजुएट किया हो, जैसे मेडिसिन के अंदर भी होते हैं ग्रेजुएशन, तो उसमें होना चाहिए उसको 3 साल का प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर और भी हमारी कुछ चीज़ें आती हैं ऐसे बहुत ही, मतलब यहाँ पर देखा जाए सिंपली तो प्रॉपर उसके पास डिग्री होनी चाहिए और उसके बाद प्रॉपर उसके पास लाइसेंस भी होना चाहिए। तो ये सब बातों का ध्यान में जब कोई रखेगा तब उसको क्या होगा, वो हमारा क्वालिटी स्टाफ कहलाएगा और वो हमारा क्या कर सकता है, मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है। फिर यहाँ पर बात करें तो हमारे वही वाली कंडीशन, स्टोरेज के लिए हमारे पास फैसिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए। यानी कि अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास स्टोरेज प्रॉपर होना चाहिए। फिर यहाँ पर बात करें तो हमारे पास जो कोई भी मतलब रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए प्रॉपर। यानी कि अगर हम कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। अब रिकॉर्ड कैसे, अगर मान लो कोई हमारी दवा एक्सपायर हो गई है तो उसके एक्सपायर होने के 2 साल बाद तक का रिकॉर्ड होना चाहिए। और पहले का तो आप होगा भाई जब से बना रहे हो उसको, और टोटल जो हमने ड्रग बनाया है उसके आगे तक 5 साल तक का हमारे पास क्या होना चाहिए, उसका पूरा का पूरा चिट्ठा गिट्टा होना चाहिए, उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। आपने देखा होगा रिकॉर्ड वगैरह, और कभी भी कोई भी पुलिस या कोई भी हमारे पास जो हमारे इंस्पेक्टर हो गए, लाइसेंस हो गए, ड्रग इंस्पेक्टर, कोई भी कभी भी आ सकता है, तुरंत आपसे कभी भी कुछ भी चेक कर सकते हैं किस तारीख को कौन वो दवा लेके गया, या आपने ये दवा कब बनाई, कैसे बनाई, कितनी बनाई, किस किस स्टाफ के द्वारा बनाई, कौन से स्टाफ ने क्या गड़बड़ कर दी। तो ये सब रिकॉर्ड बहुत ज़रूरी है। रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें गड़बड़ घोटाले होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं कभी कभी, और जान का खतरा हो जाता है। तो अगर कभी ऐसा होता है तो भाई जिसने किया है वो हमारा तुरंत पकड़ा जाए और भी हमारी कोई गड़बड़ ना हो, और पुराने रिकॉर्ड के आधार पर हम जो आगे हम चीज़ें बनाएंगे वो हम और अच्छी बना सकें। तो इसलिए ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है।
बाकी अगर हमारा कोई इंस्पेक्टर वगैरह आता है तो इंस्पेक्टर को हम अलाउ करें कि वो वही हमारी सारी चीज़ों को चेक कर सके। जो हमारे थे यहाँ तक, यहाँ से ये हमारे एक जनरल टर्म थे, यानी कि ये चीज़ें जो मैन्युफैक्चरिंग है ये हम हर किसी मतलब हर एक क्लास में हमारे काम आने वाली हैं। अब हम समझते हैं स्पेशली हमारे शेड्यूल सी और C1 के लिए कौन कौन सी क्लास है। तो देखो C1 वाले हमारे होते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी हम यूज़ करें वो हमारे स्टेरलाइज ग्लास कंटेनर, यानी कि एक तो ग्लास के होने चाहिए, बाकी वो स्टेरलाइज होने चाहिए, प्रॉपर स्टेराइल हो चुके हो, उसमें कोई भी बैक्टीरिया या फंजाई कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद बात करें तो जो भी हमारे शेड्यूल F वाली चीज़ें हैं, जैसे मान लो कोई ब्लड से रिलेटेड कोई कंपाउंड है, क्योंकि आपको याद होगा F हमारा ब्लड था, F हमारा ये सब आपको याद होगा पूरा आंखों वाला था, F1 F2 ये सब हमारे किसके लिए थे, हमारे जो हमारे वैक्सीन थे, हमारी ब्लड के थे, स्टेरलाइज ड्रेसिंग वगैरह थी। तो जो भी हमारे शेड्यूल F वाली चीज़ें हैं ब्लड से रिलेटेड, उन सब में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव केस हो जाता है, हमको प्रॉपर जगह चाहिए, प्रॉपर प्योरिटी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन चीज़ों का भी हमको प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सब बातें थी हमारी किसके अंदर, शेड्यूल C1 एंड C1 के अंदर। उसके बाद हमारे कुछ स्टेरिलिटी टेस्टिंग भी हमको प्रॉपर करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे जैसे सीरा हो गया, वैक्सीन हो गई, एंटीजन वगैरह हो गई, इंसुलिन वगैरह हो गई, तो इन सब के लिए हमको प्रॉपर जो है टेस्ट वेस्ट करने रहने चाहिए। तो ये सब बातें थी हमारे किसके अंदर, यहाँ पर शेड्यूल C एंड C1 के लिए। अब हम समझते हैं कि अगर हमको मैन्युफैक्चरिंग करनी है शेड्यूल X वाले ड्रग की, तो हमको किन किन बातों का यहाँ पर जो है ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहली बात सिंपल सी ये है कि अगर हमको इनमें मतलब कोई भी चीज़ बननी है तो हमको जो रिकॉर्ड है वो हमको प्रॉपर यहाँ बनाना पड़ेगा। और रिकॉर्ड के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, बाउंड एंड पेज्ड रजिस्टर होने चाहिए। रजिस्टर आपने देखा होगा इस तरह के पूरे होते हैं, तो हमारे पास प्रॉपर रजिस्टर होने चाहिए, और उस रजिस्टर पे हमारा एक एक चीज़ की एंट्री होनी चाहिए, कौन आया, कैसे आया, हमने कब क्या बनाया, यानी कि प्रॉपर हमारे पास डिटेल्स होनी चाहिए। और जो ये जनरल कंडीशन है, यानी कि यहाँ पर आपको दिख रही होगी ये सारी वाली कंडीशन, गुड प्रोविजन और ये सब, ये वाली कंडीशन तो हमारी होनी ही चाहिए। उसके अलावा हमारे लिए स्पेशल क्या चाहिए वो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। दूसरा यहाँ पर बात करें तो अगर आपने मान लो शेड्यूल X वाला ड्रग आपने लिया, तो आपने वो किसको सेल किया या आपने मैन्युफैक्चर किया, तो उसके लिए प्रॉपर आपका रिकॉर्ड, कॉपीज, इनवॉइस, वो सब आपकी जो लाइसेंस अथॉरिटीज है उसके पास आप हर 3 महीने बाद भेजोगे कि भाई इस बार हमने ये किया, ये काम किया। तो हर 3 महीने में आपको प्रॉपर जो इसकी नॉलेज डिटेल्स होगी वो आपको लाइसेंस गवर्नमेंट के पास जो है भेजनी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद बात करें तो जो हमारे शेड्यूल X के ड्रग होंगे जो आप प्रिपेयर करेंगे, उस पर आपको ये वाला निशान लगाना है, XRX, रेड एंगल, यानी कि रेड कलर में आपको ये लगाना होगा। और ये कलर हमारा क्या डिनोट करेगा कि ये हमारे शेड्यूल X के ड्रग हैं। और ये वाले जो हमारे ड्रग होंगे, जैसे मान लो कोई फिजिशियन वगैरह है काम करने वाले, तो वो पर्सनल अपने निकाल लेते हैं ना कभी कभी, भाई हम इसका ये कर लेंगे, तो ऐसा कुछ भी हम इनके साथ नहीं कर सकते हैं। बाकी जो हमारे शेड्यूल X वाले ड्रग रहेंगे उसको हम एक साथ मतलब बल्क मात्रा में नहीं भेज सकते। जैसे अगर हमको भेजना है तो हम 100 से कम ही भेजेंगे। जैसे मान लो हमारी अगर टैबलेट है तो टैबलेट हमारी या कैप्सूल रहेंगे वो हम 100 से कम एक बार में मार्केट में भेजेंगे। और अगर मान लो कोई ओरल लिक्विड डोज फॉर्म है तो उसको हम मात्र 300 ml, उससे ज़्यादा नहीं भेज सकते। और कोई अगर इंजेक्शन वगैरह है तो उसको मात्र हम 5 ml तक ही जो है एक बार में मार्केट में उतार सकते हैं। तो ये आप समझ गए शेड्यूल X के लिए। अब हम समझते हैं हम ऐसे ड्रग के लिए लाइसेंस के लिए क्या करेंगे जिसमें हमें शेड्यूल C, C1 और X, इन तीनों के अलावा अगर हमारे कोई ड्रग्स है तो उसके लिए हमको लाइसेंस के लिए क्या क्या बातों का ध्यान में रखना पड़ेगा। तो देखो सिंपल सी बात है, जो हमारे ऐसे होते हैं उसके लिए हमको फॉर्म नंबर 24 फिल करना पड़ता है। और बाकी जो हमारी और कंडीशंस थी वो तो हम पहले से भाई पढ़ ही चुके हैं। अब इस स्पेशल कंडीशन हम पढ़ते हैं तो क्या है, देखो एक हमको इंस्पेक्शन बुक का यहाँ पर जो है बनानी पड़ेगी। अब इंस्पेक्शन बुक क्या होती है कि मान लो यहाँ पर अगर कोई भी हमारा जो अधिकारी वगैरह होते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह, वो आते हैं तो वो आए, उन्होंने क्या किया, क्या मिला, कैसे मिला, क्या कुछ हुआ, तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड हमारा होता है इंस्पेक्शन बुक। तो इंस्पेक्शन का मतलब क्या है, इंस्पेक्ट करने को ही आ रहा है भाई, चेक करने आ रहा है, इंस्पेक्टर वर्ड आप समझ रहे होंगे यहाँ पर। तो इंस्पेक्शन वाली बुक हमको प्रॉपर मेंटेन करनी पड़ेगी, उसके अंदर हमारे सारे रिकॉर्ड जो है एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बात करें यहाँ पर तो लाइसेंस जो भी हम करेंगे, मान लो कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट अगर हमको है, मतलब यहाँ सिंपल समझो, आपने लाइसेंस वगैरह सब ले लिया। अब मान लो अगर कोई हमारी लाइसेंस वाली अथॉरिटी है, अगर उनको लगता है कि हम कुछ गड़बड़ी कर रही हैं, या यहाँ पे मान लो हम ऐसे ड्रग बना रहे हैं जो हमारे C, C1 और X के अंदर नहीं आते, अगर उनको लगा कि भाई ये कोई C वाला ड्रग बना रहा है, तो वो क्या करेंगे, तुरंत हमसे कुछ भी एडिशनल रिक्वायरमेंट मांग सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी चीज़ हमारी मांग सकते हैं, कुछ भी सैंपल वगैरह ले जा सकते हैं। तो हम उनको मना नहीं कर सकते, हमारी क्या है उनके लिए प्रॉपर मतलब ये परमिशन रहेगी। तो ये चीज़ों को हमको फॉलो करना पड़ेगा। तीसरी बात ये है यहाँ पर
कि जो हमारे ड्रग्स बनेंगे उसकी जो स्टेबिलिटी वाला जो हमारा पूरा डाटा है भाई हम चेक करेंगे प्रॉपर टाइम पे कि हमारा ड्रग ठीक है कि नहीं है, उसकी स्टेबिलिटी कैसी है, उसकी इवैल्यूएशन क्या है, ये सब आप चीज़ें पहले माइक्रोबायोलॉजी में और इन सब में आपने स्टडी किया होगा। तो इन सब का जो प्रॉपर रिकॉर्ड होगा वो सब रिकॉर्ड हमारी लाइसेंस जो अथॉरिटी है वो एकदम चेक करती रहती है टाइम टू टाइम कि भाई इनका ड्रग ठीक बन रहा है कि नहीं, इन्होंने कोई गड़बड़ तो नहीं की। तो ये सारी बातों का आपको भी जो है ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो ये हमारे हो गए लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स अदर देन दो स्पेसिफिक C1, यानी कि C1 और X के अलावा जो हमारे ड्रग्स है वो हमारे इसमें हमने स्टडी कर ली है। अब हम यहाँ पर समझते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स फॉर टेस्ट एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस। तो यहाँ से हमारे सिलेबस में भी ये चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पर हमको क्या अपना ऐसे ड्रग जो हमारे टेस्ट एग्जामिनेशन और एनालिसिस के लिए हम मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। तो देखो बाकी चीज़ें तो हमारी लगभग सेम ही रहेंगी, आपको पता है। बाकी इसके लिए हमें फॉर्म नंबर 29 फिल करना है। बाकी इसमें हम क्या करने वाले हैं कि जिस पर्पज़ के लिए हम वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हमको वही पर्पज़ करना है। अगर मान लो हमने एग्जामिन करने के लिए उसको बनाया ड्रग को, तो हम उसको बेच नहीं सकते। अभी हम उसको क्या करेंगे, सिर्फ एग्जामिन ही करेंगे, सिर्फ टेस्ट ही करेंगे। जो हमने पहले पढ़ा था इंपोर्ट में वही चीज़ हमारी यहाँ पर है, बस हमारी इस बार किसके तहत है, मैन्युफैक्चरिंग के तहत आ रही है। ठीक है, बाकी हमको इसको प्रॉपर रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। जो मैंने आपको पहले बताया कि हमने कैसे ड्रग बनाया, उसको किसको दिया, अगर किसी पर्सन को सप्लाई किया तो उसका प्रॉपर नाम होना चाहिए, प्रॉपर डिटेल्स होनी चाहिए। अगर किसी के ऊपर हमने अप्लाई किया है तो उसकी भी प्रॉपर डिटेल्स होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर इंस्पेक्शन बुक भी होनी चाहिए, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। उसके बाद यहाँ पर बात करें, यहाँ पर तो प्रॉपर एकदम जैसे मान लो हमारी जो लाइसेंस अथॉरिटी है उन्होंने हमसे कोई मांग की, तो उन्होंने अगर हमसे कुछ बोला है तो वो चीज़ हमको पूरी करनी पड़ेगी। यानी कि मैंने अभी आपसे बताया, मान लो लाइसेंस अथॉरिटी है, उन्होंने हमको कोई नोटिस भेजा 1 महीने तक, मतलब हमारे पास चांस, मान लो उन्होंने कोई नोटिस भेजा तो हमारे पास 1 महीने का टाइम रहेगा कि उस नोटिस में जो कुछ उन्होंने बोला है वो काम हमको करना ही करना पड़ेगा। आपने सुना होगा ना मूवीज़ में ये सब में कि भाई नोटिस आया है हमको ये खाली करना है, या नोटिस आया हमको ये काम करना है, वो काम करना है। तो इस तरह के नोटिस वगैरह भेज देते हैं लाइसेंस गवर्नमेंट, और हमको वो प्रॉपर फॉलो भी करना पड़ता है। ठीक है, बाकी हमारी जो बातें थी वो जनरल की तरह सेम रहेंगी, हमको स्पेशल GMP वगैरह करना है, ये सब बातों को हमको याद ही रखना है। फिर बात करें मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग, तो आपको मैंने ये भी बताया प्रोविजन में कि हमारा शेड्यूल 22 है वो हमारा लागू हो चुका है, और इसके तहत हम जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह होंगे इन सबको हम करा के, और इसके बाद जो भी प्रॉपर डाटा डिटेल्स होगा वो सब हम जब डॉक्यूमेंट के रूप में जमा करेंगे तब जाके हम किसी नए ड्रग को जो है मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए समझे कि हमारे जो ड्रग है जिससे हम मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं कोई दवा की, तो उस ड्रग के बारे में प्रॉपर डिटेल्स, उसका क्लिनिकल ट्रायल्स, उसका प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, उसका शेड्यूल 22 के तहत जो चीज़ थी उसकी क्वालिटी, प्योरिटी, थेरापेटिक यूजेज, ये सब बातों को ध्यान में रख के उन सब बातों का एक डॉक्यूमेंट बना के हमको जमा करना पड़ेगा, तब जाके हमको इस चीज़ की परमिशन मिलेगी। फिर बात करते हैं हम लोन लाइसेंस की। तो लोन लाइसेंस को आप एक बार समझ लो, फिर आपके लिए आसान रहेगा। तो इसको ऐसे समझो कि मान लो आपको क्या करनी है, आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है। अब आपके पास क्या है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस नहीं है, और आप भाई आपके पास भाई मान लो आपको लाइसेंस नहीं ले सकते, आप इसके काबिल नहीं कि आपको लाइसेंस मिले। तो आप क्या कर सकते हैं कि जहां मान लो एक बढ़िया फर्स्ट क्लास पहले से कंपनी चल रही है, आप एग्जांपल ले लो सिप्ला चल रही है या कोई भी और कंपनी चल रही है, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ इनसे बात करोगे और इनके लाइसेंस के रूप में, इनका जो लाइसेंस चल रहा है, इनकी जो कंपनी चल रही है, तो इन्हीं लाइसेंस के रूप में आप अपनी भी एक मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आप दवा को बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से कहा जाएगा कि आपने यहाँ से लोन ले लिया एक तरह से लाइसेंस का, और उसी लाइसेंस के दम पे आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, अपनी कोई भी दवा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। तो ये चीज़ हमारी यहाँ कहलाती है लोन लाइसेंस वाली। यानी कि यहाँ पर क्या करते हैं, जो हमारे लाइसेंस अथॉरिटी हैं वो हमारे एप्लीकेंट को एक लाइसेंस इशू कर देती हैं लोन लाइसेंस के रूप में, जिसमें हम क्या करते हैं, एक बड़ी फर्म, यानी कि जो पहले से कोई हमारी फर्म चल रही है, कोई हमारी कंपनी वगैरह चल रही है, उसी कंपनी के तहत हम क्या करते हैं, ये एक नया लाइसेंस लागू कर देते हैं। तो ये हमारा कहलाता है लोन लाइसेंस कहलाता है। अब इसके लिए हमको कौन कौन सी कंडीशन, तो देखो जनरल कंडीशन तो हमारी सेम है। बाकी यहाँ बात करें तो जो हमारा एप्लीकेंट है, यानी एप्लीकेशन यानी कि जो हम यहाँ पर लागू कराना चाह रहे हैं, उसको पेरेंट फर्म, यानी कि जिससे मान लो हमने यहाँ पर हमको यहाँ नई बनानी है, तो ये हमारी पेरेंट फर्म हो गई, इसके द्वारा हम नया यहाँ बना रहे हैं लो लाइसेंस लेके, तो इसका हमेशा यहाँ पे सपोर्ट होना चाहिए, इनका इनके ऊपर हाथ होना चाहिए। तो ये चीज़ हमारी कहलाती है कि पेरेंट फर्म के साथ हमेशा सपोर्ट बनाए रहना चाहिए। और उसके बाद जो हमारा ड्रग इंस्पेक्टर है वो हमारी किसी भी फर्म को इंस्पेक्ट कर सकता है, और जब वो इंस्पेक्ट करेगा अगर सब ठीक हुआ तो ठीक है, अगर मान लो उन्हें पेरेंट फर्म में भी कोई कमी मिल जाती है तो भी वो क्या कर सकते हैं, इधर का भी लाइसेंस जो है कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारे जो लाइसेंस ही होंगे, क्योंकि ये थोड़े से वैसे माने जाएंगे क्योंकि भाई इन्होंने लोन लिया है, लोन लाइसेंस ही है, तो इनको अपने हर एक बैच का
जो रॉ मटेरियल आएगा उसको टेस्ट करना है, उसके बाद जो इनका प्रोडक्ट बन जाएगा उसको भी इन्हें टेस्ट करना पड़ेगा। यानी कि इनको टेस्ट कुछ ज़्यादा ही करना पड़ेगा, बनाने से पहले भी बनाने के बाद भी। उनके बाद इसको इन सबका प्रॉपर रिकॉर्ड भी बनाना पड़ेगा, जो इन्होंने ये सब किया इसका प्रॉपर रिकॉर्ड भी इनके पास होना चाहिए। उसके बाद बात करें यहाँ पर तो प्रोडक्शन मस्ट बी सुपरवाइज जो इनका मतलब लो लाइसेंस बना रहे हैं तो उसका जो कम्पिटिटिव पर्सन है, यानी कि जो भरोसे वाला आदमी है, जिनको मतलब सारी डिटेल्स पता है, जो थोड़ा बहुत होशियार भी जिसके नाम पे ये कर लिया गया है, उनको हमेशा सुपरवाइज करना पड़ेगा। अब जैसे मान लो कोई एक बंदे हैं, इन्होंने अपने नाम पर लोन लिया और ये अगर अपनी कंपनी में नहीं होंगे उस टाइम, अगर ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह कोई आ गया तो यहाँ पर वो इनका ये लाइसेंस लो लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं। तो उसका वहाँ प्रेजेंट होना, सुपरवाइज करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। बाकी अब समझते हैं हम यहाँ पर रीपैकिंग लाइसेंस। तो रीपैकिंग का मतलब यहाँ पर सिंपल इतना है कि मान लो यहाँ पर कोई हमारा ड्रग है और वो यहाँ पर एक बल्कि में रूप में इतना है मान लो, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसका इतना टुकड़ा लिया और इस टुकड़े को इधर रख के और उसको मस्त एकदम फर्स्ट क्लास पैकिंग करके और फिर हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सेल कर रहे हैं या कुछ भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो ये हमारा कहलाता है रीपैकिंग करना है। यानी कि हमने क्या किया, यहाँ से एक बड़े हिस्से को ले लिया। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए समझो, आप घर में या कहीं भी कोई भी चीज़ बनती है या मार्केट वगैरह में अगर मान लो कहीं कोई चीज़ बनती है तो वो एक बल्क में बनती है, लेकिन जब कस्टमर वगैरह को देते हैं तो इतने छोटे छोटे हिस्सों में पैक करके तो देते हैं। ऐसा तो नहीं है ये भाई ऐसे भर भर के दे देते हैं दोनों हाथों से, उसको क्या करेंगे, इतने छोटे से हिस्से में पैक करके यहाँ पर देते हैं। तो सेम यहाँ रीपैकिंग वाला हिसाब हो जाता है। पहले से हमारा कोई बल्क मटेरियल है, उसमें से हम छोटे छोटे पैकेज बनाते हैं, उसमें लेबल वगैरह लगाते हैं और उसको फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या सेल करेंगे। तो ये हमारा कहलाता है रीपैकिंग लाइसेंस। इसके लिए हमको एक अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है। तो इसके लिए हमको फॉर्म 24B भरना पड़ेगा और गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा, मतलब लाइसेंस अथॉरिटी के द्वारा हमको इसका लाइसेंस मिलेगा। बाकी इसके लिए क्या क्या कंडीशन फॉलो करनी है, तो वही सिंपल है। पहले हमारे पास GMP यानी कि प्रॉपर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, यानी कि प्रॉपर जगह होनी चाहिए रीपैकिंग करने के लिए। रीपैकिंग करेंगे तो एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ना छोटी मोटी, तो ये काम के लिए। फिर बाकी चीज़ें तो हमारी वैसे सेम ही है जनरल वाली, लेकिन और कुछ देखें तो जो हमारा कम्पिटिटिव वाला पर्सन है, यानी कि जिसके नाम पर ये रीपैकिंग पर्सन है या जो मेन बंदा है जिसको नॉलेज है, उसको सुपरवाइज करते रहना चाहिए सारा टाइम। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो हमारी सैंपल की टेस्टिंग वगैरह प्रॉपर। फिर यहाँ पर जो भी हमारा रीपैकिंग वाला सामान होगा उस पर ऊपर ये वाला साइन हमेशा लगा रहना चाहिए। यहाँ आपको दिख रहा होगा RPG यानी कि रीपैकिंग लाइसेंस नंबर, क्या होगा कैसे होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ बात करें यहाँ पर तो ये हमारे होंगे ये, तो जो हमारा लाइसेंस होगा वो हमारा जो प्रोमिसेस है, यानी कि जो हमारी कंपनी है जहाँ पर हम ये रीपैकिंग का काम कर रहे हैं उस जगह हमारा वो लाइसेंस प्रेजेंट होना चाहिए। और अगर कभी कोई इंस्पेक्टर वगैरह आता है डिमांड करता है भाई दिखाओ, तो आपको तुरंत वो चीज़ दिखानी भी पड़ेगी। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया। बाकी बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर जो हमारे प्रोविजन वगैरह उसको हमें प्रॉपर फॉलो करना है। तो सिंपल सी बात है। अब हम समझते हैं कि अगर कोई ऐसा नहीं करता है, भाई गलतियाँ होती हैं जो जानबूझ के भी लोग करते हैं, तो उसके पीछे क्या ऑफेंस है और क्या हमको पेनल्टी लगेगी। तो यहाँ पर देखो ऑफेंस सिंपल से समझो, अगर मान लो कोई हमारा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कोई एडल्ट्रेट ड्रग स्प्यूरियस या किसी ने कोई ड्रग किया और उसकी वजह से किसी के जान जाने के चांस हैं या जान वगैरह गई है, किसी कुछ हुआ है, तो उस पर IP सेक्शन 320 लग जाएगी। आपको पता है वो किस लिए होती है, किसी पे अगर मर्डर का चार्ज होता है तो 320 लगाई जाती है। तो उसके लिए 5 साल से लेके लाइफ प्रिजमेंट तक होती है, यानी कि या तो जिंदगी भर का कारावास हो जाएगा या 5 साल से लेकर जिंदगी भर तक का कारावास लग सकता है। तो मैंने कहा ना मैन्युफैक्चरिंग वाला थोड़ा सीरियस इशू हो जाता है, तो यहाँ पर बहुत ही देखभाल के आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ती है। और फाइन 10,000 या उससे भी ज़्यादा, फाइन तो कौन ही देखता है, मेन है जेल। फिर यहाँ बात आती है कि अगर आपने कोई लाइसेंस बनाया, कोई मैन्युफैक्चरिंग की ड्रग की विदाउट लाइसेंस, आपके पास लाइसेंस नहीं है या आपने कोई एडल्ट्रेटेड ड्रग बना दिया और अगर उससे जान नहीं जा रही है, यानी कि नॉट लाइकली टू कॉज डेथ, अगर जान जा रही है तो आपको पता है क्या, 5 साल से लेके पूरी जिंदगी भर तक की जेल। और अगर जान नहीं जा रही है, नुकसान पहुंचा रही है लेकिन जान नहीं जा रही है, तो वो कंडीशन है 1 से 3 साल तक की जेल, 5,000 या उससे ज़्यादा का नुकसान। और यहाँ बात करें मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी अदर प्रोविजन। अब मान लो कोई हमारी है वो हमारी बैन है और हम कहीं मतलब दूसरे प्रोविजन को उल्लंघन करके हम कोई ड्रग यहाँ बना रहे हैं, तो उसके लिए 1 से 2 साल तक की जेल है। और यहाँ बात करें तो अगर रिकॉर्ड वगैरह हमको प्रॉपर रखने हैं और अगर हम फेल हो जाते हैं किसी रिकॉर्ड को रखने में, तो वहाँ हमारे लिए 1 साल तक की जेल हमें लग सकती है। उसके बाद बात करें तो फाल्सी वारंटी बाई मैन्युफैक्चर, मान लो कोई हमने गलत गारंटी दे दी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया भी था, तो उसके लिए भी यहाँ पर जेल हो सकती है, इम्प्रिजमेंट हो सकती है। उसके बाद यहाँ बात करें तो यूज ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट रिपोर्ट फॉर एडवर्टाइजमेंट, अगर मान लो किसी ने एड करने के लिए किसी ने गवर्नमेंट की रिपोर्ट को उठा के अगर यूज कर रही हैं, तो ये कंडीशन भी हमारे लिए क्या हो जाएगी, इलीगल हो जाएगी और इसमें 500 रुपये तक का फाइन लग सकता है। तो यही थी आज की सारी बातें। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा सारा कुछ। आज हमारी यूनिफाइड कंप्लीट हो गई है। थोड़ा सा थ्योरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, तो बस आप समझते जाओ और याद करना अभी से शुरू कर दो। और कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। बाकी इसके नोट्स आपको कल तक वेबसाइट पे मिल जाएंगे। बाकी मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। तब तक थैंक यू, टेक केयर एंड अपना और अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिएगा।
बाय बाय दोस्तों, जय।